नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में करीब आते चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और तैयारियों को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है। लगातार बैठकों के बीच 2022 की रणनीति तैयार की जा रही है और बैठकों के साथ ही बीजेपी ने अपनी रणनीति पुख्ता करने पर जोर दिया है। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक के बाद यह साफ कर दिया गया कि 2022 में पार्टी 300 से ज्यादा सीटों का टारगेट लेकर चलेगी। पार्टी की तरफ से यह भी तय कर दिया गया है कि 2022 में चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। जाहिर है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है, क्योंकि यह चुनाव पार्टी के लिए नाप का सवाल है। ऐसे में बीजेपी की यह तैयारी उनके लिए कितनी काफी है और विपक्ष इस तैयारी का जवाब कैसे देगा। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं और विपक्ष इन चुनाव में कहां खड़ा है। ऐसे तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब हम अगले 1 घंटे की चर्चा में तलाशेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेगा, उनसे हम समझेंगे कि आखिर सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, विपक्ष की क्या तैयारी है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका क्या नजरिया है। वो किस नजरिए से उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव को देखते हैं। तो 300 से ज्यादा सीटों का टारगेट तय किया गया है और योगी आदित्यनाथ के फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यह पार्टी ने चूंकि साफ कर दिया है, करप्शन फ्री सरकार की घर घर ब्रांडिंग की जाएगी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर योगी सरकार के काम गिनाए जाएंगे। तो यूपी के हर जिले में पार्टी की तरफ से सम्मेलन करने की तैयारी की जा रही है। जिलों में मोर्चों का गठन जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। तो कैसे 300 प्लस जाया जाए, इसको लेकर मंथन जारी है, बैठकों का दौर जारी है, रणनीति बनाई जा रही है और तैयारी की जा रही है कि कैसे 300 से ज्यादा सीटें लेकर दोबारा से एक बार सूबे में सरकार बनाई जाए। विपक्ष की क्या तैयारी है, इसे भी समझेंगे। अगर 300 प्लस सीटें बीजेपी की आती हैं तो फिर समाजवादी पार्टी खुद को कहां देख रही है, कांग्रेस खुद को कहां देख रही है, बीएसपी खुद को कहां देख रही है, जो छोटे छोटे दल जुड़ के गठबंधन बनने की तैयारी है वो कहां पे रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक इसको किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या जो कहा जा रहा है उतना आसान होगा उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए? क्या सरकार ने ऐसा काम कर दिखाया है जिससे उन्हें लगता है, उन्हें भरोसा है कि 2022 में मोहर एक बार फिर बीजेपी यानी कमल पे लगेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी? इसे हम समझेंगे। साइकिल की क्या तैयारी है, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, उसको भी जानेंगे। चूंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है, कोरोना को लेकर उसकी असफलताएं गिनाता रहा है विपक्ष, कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और तमाम दूसरे मुद्दे भी रहे हैं जो वक्त वक्त पे एक चुनौती के रूप में सामने आए हैं। तो जानेंगे कि बीजेपी के सामने क्या चुनौती है, समाजवादी पार्टी की इसको लेकर क्या तैयारी है, बीएसपी कहां है, छोटे दलों का जो गठबंधन होने की तैयारी है वो किस तरीके से यहां पे घेरेंगे। तो यूपी के हर जिले में पार्टी की तरफ से सम्मेलन किए जाएंगे। सम्मेलन करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। इसके अलावा कई अलग अलग तरकीबें अपनाई जा रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि कैसे पार पाया जाए, 300 प्लस की जो सीटें हैं वो कैसे लाई जाए। इसको लेके हमने देखा बैठकों का दौर जारी है, इसको लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बीएल संतोष 2 बार आ चुके हैं हाल ही के दिनों में, राधामोहन सिंह लगातार आए, दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, केशव प्रसाद मौर्य से उन्होंने उनके आवास पे जाके मुलाकात की। तो बैठकों का दौर जारी है, संगठन एकजुट रहे, पार्टी एकजुट रहे और जो उपलब्धियां हैं वो कैसे पहुंचाई जाएं लोगों तक, इसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। तो हम समझेंगे कि आखिर किसकी कितनी तैयारी है और 300 प्लस सीटें बीजेपी की आखिर कैसे आएंगी जो टारगेट रखा गया है। हमारे साथ संदीप द्विवेदी हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मनोज यादव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और अमनप्रीत कौर है राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पे। सबसे पहले संदीप जी आप ही के पास में आऊंगा, क्योंकि पार्टी ने लक्ष्य रखा है 300 प्लस का। आखिर क्यों भरोसा है आप लोगों को कि 2017 के बाद 22 में जो चुनाव होगा उसमें भी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, 300 से ज्यादा सीटें आएंगी?
देखिए, राजनीति का एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो जनता के बीच में जितना रहता है जनता उसको ही सपोर्ट करती है। और मुझे लगता है कि ये शब्द इतने पर्याप्त हैं बाकी पार्टियों को और भाजपा के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। पूरा प्रदेश जानता है कि कितना योगी जी या भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच में रहे हैं और कितना अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल गांधी जी या अदर पार्टियों के नेता जनता के बीच में रहे हैं। और क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन शासन दिया है, आज अपराध के नाम पे आप देखिए कि बड़े बड़े गुंडे जिन्हें सरकारें पाला करती थी आज वो जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ के भाग के खड़े हो गए हैं। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे एक बहुत बड़े तौर पे लगाम लगी है। आज उस तरह के हाईवे नहीं बनते हैं जो 4 दिन बाद उनकी पुल गिर जाते हैं। आज अगर एक्सप्रेस वे और हाईवे बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूर्ण क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता के साथ बन रहे हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे कि योगी जी ने जो जितनी भी केंद्र की योजनाएं हो या प्रदेश सरकार की योजनाएं हो उनका जो बेहतरीन इंप्लीमेंटेशन किया है। आज कोरोना जैसे काल में सबसे ज्यादा इफेक्टिवली अगर किसी सरकार ने काम किया है तो पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है और विश्व पटल पर WHO ने भी उसकी सराहना की है। और अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करिए तो कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे राज्य में जहां सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी फिर भी राज्य सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। यूपी में फिर भी दिल्ली का भी यूपी सरकार के जो नियर बाय एरिया से उन्होंने लोड झेला और फिर भी यूपी ने एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं कंट्रोल किया। तो इसलिए योगी जी जनता के बीच में आज कहीं ना कहीं एक बेहतरीन नेता के तौर पर उभरे हैं और जनता ने स्वीकार किया है कि एक सेवक के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदेश में काम किया है। ठीक है मनोज यादव, अगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि 300 प्लस सीटें आएंगी तो 2022 में समाजवादी पार्टी खुद को कहां देख रही है? देखिए, बीजेपी 300 सीटों की बात करें, इसके लिए सबसे पहले उसको बधाई कि आपने पुनः 300 सीटें प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्योंकि राजनीति में थोड़ी सी तो शुचिता और आपस में पार्टियों में व्यवहार अच्छा होना ही चाहिए। धन्यवाद के बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रदेश की जनता ने बीजेपी, ये राजेश जी बड़ा सार्वभौमिक सवाल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। 14 में मोदी जी को बड़ा बहुमत दिया, 17 में योगी और मोदी और केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा बहुमत दिया। इसमें इन्होंने मोदी चेहरे से उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ा बहुमत दिया। ये सब तमाम सारे और स्टेट में नहीं हो पाया जो उत्तर प्रदेश में हुआ, न मध्य प्रदेश में हो पाया, न राजस्थान में हो पाया और न तमाम सारे और जो राज्य वहां इस तरह की चीजें जो तारीख आंकड़े आ पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश का कल्याण करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ स्टेट है ना। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का कल्याण हो गया? अगर हो गया है तो मैं पुनः बीजेपी को बधाई दूंगा। लेकिन ये नहीं कहते। महंगाई की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए। आज जरूर लोन दिया है 5-5 दिनों में, उससे क्या अगर उत्तर प्रदेश का भला हो रहा होगा तो निश्चित बीजेपी क्या पिछड़ों का भला हो गया जिसके दम से सरकार बनी और पिछली एक बार में 3 बार से बन रही है, 3 बार मैंडेट मिला। पिछड़ों को लेकर क्या, चलो ये भी मैं मान लेता हूँ राजेश जी कि उनको भी सब कुछ मिल गया होगा। तो कोरोना में तो मौतें बहुत हो गई है ना, उस पर जवाब कौन देगा? 8 लाख से ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई है जो आंकड़े आना शुरू हुए हैं। राजेश जी ने ट्वीट किया है, RTI के आंकड़े सामने आए, सरकार के आंकड़ों से 45 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश के सिर्फ 24 जिलों में मौतें हुई है। तो आपका आंकड़ा तो उस RTI से अगर मान लेते हैं कि कोरोना से नहीं मरे तो मरे किससे? क्या कोरोना से भी बड़ी कोई बीमारी उत्तर प्रदेश में? ये बताएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 4 लाख मुआवजा देना है हर मरने वाले को। सरकार पीछे भाग रही है, बदल की सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार हो, इनको मरने वाले को 10 लाख रुपए देते, इसमें कोई पीछे रहने की बात ही नहीं है। जनता का पैसा जनता के लिए, लेकिन सरकार तो करे हमारे पास क्षमता नहीं है। और क्या कौन रहा है राजेश जी? 5 ट्रिलियन बात करने वाले, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले लोग कहते हैं कि वो अपने देश में मरने वाले परिवार की मदद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी बीवियां विधवा हो गई, कमाने वाला दुनिया से चला गया। सरकार की फाइलों में तो 22,000 ही मरे, तो 22,000 को ही दे दो कम से कम 4-4 लाख रुपए, तभी हो सकता है 22,000 ही परिवार से भला हो जाए। लेकिन सरकार सिर्फ गोल गोल घुमा रही है। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, योगी के नेतृत्व में के शर्मा काम करेंगे कि नहीं, यही सरकार जैसे कहते हैं ना चाशनी बनाने पे लगी हुई है।
है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, जनता को सब पता चल गया है। पंचायत के चुनाव का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। हाँ। इसलिए जब कोई सावन में अंधा होता है तो उसको हरियाली। ठीक है मनोज यादव, हाँ अभी कई सवाल और जानेंगे, क्योंकि आपकी क्या तैयारी है, आपको कहाँ क्या उम्मीदें हैं वो भी हम समझेंगे, और कहाँ आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा जो है वो चुनाव में इस बार बनेगा। लेकिन उससे पहले अमनप्रीत जी मैं आपका रुख करूंगा, 2022 का चुनाव कितना दिलचस्प होगा और कहां आपको लगता है कि जो झुकाव है वो ज्यादा इस तरफ हो रहा है? क्योंकि हर पार्टी अपना दावा कर रही है कि वो बहुमत लाएंगे, कोई कह रहा है 300 से ज्यादा सीटें, कोई कह रहा है पूर्ण बहुमत आएगा, लेकिन 2022 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 2022 का चुनाव अगर बीजेपी के लिए देखा जाए तो उनके लिए जीतना अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए 70 साल में जो सत्ता बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से ली है, उसको वो आराम से छीनना, उसको वो चाहेंगे नहीं कि उससे छीनी जाए। इसलिए वो अपना साम दाम दंड भेद जो भी उनको बाई हुक और बाई क्रूक करना पड़े, वो 2022 यूपी इलेक्शन जीतना पसंद करेंगे। उसके लिए चाहे उनको जैसे शतरंज की खेल खेलने में उसको जीतने के लिए प्यादा भी बदलना पड़ता है, चाहे तो वो सीएम जोगी का जो सीएम फेस है उसको भी बदल सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले किया था। पहले उन्होंने बिल्कुल केशव मौर्य को उन्होंने अपने एक शो पीस की तरह यूज करा 2017 में, और उनको जब वो इलेक्शन जीत के उसके बाद जैसे धूप में से मक्खी निकालते हैं ऐसे उसको एक साइड पे कर दिया। शायद यही कारण रहा है कि डिप्टी सीएम और सीएम की कभी भी 4 सालों में बनी नहीं है, और अब पूरा जो आरएसएस है, संघ है, चाहे वो बीजेपी है, जो भी है, इन लोगों का सब तरफ से यही जोर लगा हुआ है कि जो भी सीएम जोगी के बीच और केशव जी के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इनकी कला क्लेश है, उसको दूर किया जाए ताकि उसका खामियाजा जो है वो 2022 के इलेक्शन में उनको बीजेपी वालों को भुगतना ना पड़े। पर कहीं ना कहीं अगर ऑपोजिशन की बात करें, कांग्रेस, बसपा और अखिलेश यादव भी अपने एकदम तैयार खड़े हैं इलेक्शन के लिए, क्योंकि अगर उनको लगता है कि लास्ट टाइम जैसे बीजेपी बहुत अच्छी सीटें लेके जीती थी, तो अगर उनके अंदर ही क्लेश हो रहा है और अगर उनमें फूट पड़ रही है तो उसका फायदा वो जरूर उठाना चाहेंगे। पर यहाँ मैं लोगों की बात करना चाहूंगी, अगर हम उन्नाव और हाथरस की घटनाओं का जिक्र करें, जहाँ पे नाबालिग लड़कियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं और उसके बाद आधी रात को जो हाथरस में लड़की की डेड बॉडी को जलाया गया है, तो इन चीजों में जहाँ पे उन्नाव में भी जो भाजपा के थे, उनको ऊपर कुलदीप सिंह के ऊपर दोष मढ़ा गया था कि उनका नाम भी आया, उनको सजा भी मिली, पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो एमएलए हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं, उनके ऊपर दाद बहुत बार लग चुके हैं। उसमें वहां के गृह मंत्री की भी अगर हम बात करें तो उनको भी झुटलाया नहीं जा सकता। पर कहीं ना कहीं दलित वर्ग जो है वो इस वजह से योगी सरकार से बेहद नाराज है। और रही जो और नाराजगी दूसरे लोगों की, वो जैसे पंचायती इलेक्शन जो हुए हैं उसमें जो अध्यापकों की जबरदस्ती ड्यूटी लगाई गई थी, हालांकि उस टाइम पीक टाइम था कोविड-19 का, पर योगी जी ने उस टाइम बहुत लोगों के बोलने के बाद भी इलेक्शन करवाए, पंचायती राज इलेक्शन हुए, और उसमें बहुत सारे जो टीचर्स जिनकी ड्यूटीज लगी थी कोविड में और उनको कोविड इन्फेक्शन हुई और उनकी डेथ हुई, कम से कम 1000 के आसपास अध्यापकों ने अपनी जो जिंदगी थी वो गंवा दी। पर उन लोगों को भी कोई इन्होंने सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह दिया नहीं गया। उल्टा आपको गोरखपुर की घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो मीडिया में बहुत दिखाया जा रहा है कि यूपी सरकार जो है हॉस्पिटल्स को खास आदेश है कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उनका जो जिक्र है बाहर नहीं किया जाए। तो बहुत सारे जैसे अगर 1000 कोविड की वजह से लोग मरते हैं तो ये 20 और 30 दिखाते हैं कि कोविड की वजह से इतनी ही मौतें हुई हैं। और जहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया ने दिखाया है कि शमशान घाट में जाके उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, वहां से उन्होंने सुबह से शाम तक पूरा निरीक्षण करके ये बताया है कि ये जो आंकड़े हैं जो कि सरकार के कि कोविड की वजह से कितनी मौतें हो रही हैं, ये सब झूठे हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए योगी सरकार ने क्या किया कि गोरखपुर के एक शमशान घाट के बाहर बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया गया कि यहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी जो है वो प्रोहिबिटेड है। ये चीजें जो आंकड़े हैं वो छुपाने की जो बात है, ये लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। शायद कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये भटके हुए हैं, अभी उनको योगी सरकार के ऊपर बहुत गुस्सा है, तो हो सकता है वो अपना गुस्सा वोटिंग के जरिए 2022 में दिखाए। और बीजेपी जैसे 2017 में बहुत बड़ा बहुमत लेके सरकार में आई थी, मुझे नहीं लगता कि इस बार 2022 में वही जादू इनका बरकरार रहे।
संदीप जी, ये जो चुनौतियां हैं इससे कैसे पार पाया जाएगा? क्योंकि कह देना तो बहुत आसान है कि 300 प्लस सीटें आ जाएंगी, उसके लिए आपने काम भी गिनवाए, लेकिन ये जो चुनौतियां अभी गिनवाई अमनप्रीत जी ने, उनसे कैसे पार पाया जाएगा और लोगों की नाराजगी जो है उसे कैसे दूर किया जाएगा? ना सिर्फ दूसरों की बल्कि अपने भी कुछ लोग हैं। देखिए, नाराजगी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके की संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई नाराजगी नहीं है, और कहीं ना कहीं जनता और कार्यकर्ता पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। संदीप, आपकी आवाज चली गई है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगा, अभी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मनोज जी, सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है कि 2022 में ये मुद्दा बनेगा जिसको आपको लगता है कि जनता आपका साथ दे सकती है? यहाँ जो कमी है, जाके मीटिंग्स कर रही है तो उसमें ऑलरेडी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है मनोज भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पैरेलली आपको देखना पड़ेगा, जैसे अमनप्रीत जी ने कहा कि योगी जी ने जबरदस्ती इलेक्शन करवाए, तो मुझे लगता है संदीप जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगा, उस बीच मनोज जी का मैं रुख करता हूं। मनोज जी, इस बार जो चुनावी मुद्दे होंगे वो क्या रहने वाले हैं 2022 में? क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है कि 2017 और 22 का चुनाव अलग होगा, लेकिन आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या मुद्दे हैं जिसको लगता है आप सरकार को घेर सकते हैं, या जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में बहुत सारे मुद्दे, कोई एक मुद्दा हो तो उसको मैं स्पेसिफाई करूं, उस पर मैं ध्यान दूं, लेकिन राजेश जी मुद्दे बहुत हैं। एक महत्वपूर्ण बात कहने का मेरा दिल हमेशा करता है, उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा तो रोटी का मुद्दा है। आपको पता है 2 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता रोटी के लिए तरस गई, काम के लिए तरस गई, लोगों की फीस, माँ बाप फीस नहीं जमा कर पाए। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के किसी काम से स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गया था, मेरी फीस जमा थी, ने मुझे मदद कर दी, मैं जमा कर दिया था। एक जेंटल फैमिली थी, माँ बाप बैठे थे, कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो गिड़गिड़ा रहे थे प्रिंसिपल के सामने, सर हमको समय दे दीजिए, सेशन खत्म हो गया है, नई क्लास के एडमिशन शुरू हो गए, सर हमें दे दीजिए मौका, हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं, हम फीस जमा कर दें। आप सोचिए क्या स्थिति है लोगों के बीच में। क्या सरकार ने कोई मदद की लोगों की, आम जनमानस की? नहीं की ना। जिसकी फीसें इस तरह बकाया है, बच्चों के नाम काट दिए गए, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, लोगों के घर में रोटी नहीं है, और इसके बाद कोरोना में तो लोगों के माँ बाप खो गए। इस तरह के एक केस नहीं है। मनोज यादव पहले व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश के, आज से मैंने 6 महीने पहले कहना शुरू कर दिया था, जब पीक चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मौतों की गिनती सरकार के आंकड़े छुपा रही है। 5 लाख मैंने सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति मैं हूं कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोग मरे ऑन एयर। हो सकता है माउथ टू माउथ बात लोग कर रहे हो, आज वो आंकड़ा 8 लाख के आसपास जा रहा है। आप सोचो ना, क्या गलत है? मुद्दे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पे नहीं जाना चाहते। हम चुनाव लड़ेंगे जिस तर्ज पे हम चुनाव लड़ते हैं। किसानों को लेके जो आक्रोश है जनता में, किसानों को जो आक्रोश है उस पर हम बात करेंगे। हमने सिंचाई हमेशा मुफ्त रखी है, हमने पढ़ाई हमेशा मुफ्त रखी है, हमने दवाई हमेशा मुफ्त रखी है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी नहीं है जो कतरी और कदी में अंतर कहता हो। हम पे स्टैंप लगता है गुंडे होने का कि हम गुंडे हैं। ठीक है, अगर आप हमको गुंडा प्रूफ करते हो कि हम गुंडों की पार्टी हैं, हमारे काम का विश्लेषण आज तक इस देश के किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं किया। हमारे काम की गति को, हमारे उस विकास की स्पीड का किसी भी मीडिया चैनल ने विश्लेषण नहीं किया। हमें गुंडा कहा जाता है। हाँ, हम गुंडे इस बात के लिए हैं कि हम गलत बात नहीं बर्दाश्त करते। वो फिर अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, हम दूसरों के हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी, संघर्षों की कोख से जन्मी हुई पार्टी है, इस वजह से हमको गुंडा कहा जाता है। कह सकते हैं राजनीतिक दलों में, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बेदाग हैं, कोई मुकदमा उन पे नहीं है। और मुख्यमंत्री बैठे हैं उन पे 24-2 दर्जन मुकदमे हैं, उप मुख्यमंत्री पे 4-4 दर्जन मुकदमे हैं। गुंडे हम हैं, फिर भी हमको बर्दाश्त है इस बात को। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, जिस पे जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की जनता ने जिम्मेदारी दी है, क्या वो खरा उतरा है? क्या उसने अपना मैनिफेस्टो का 50% भी पूरा किया है क्या? मैं 90%, 80% की बात ही नहीं करता हूँ। 50% क्या पूरा हुआ है क्या? हाँ, आरएसएस के एजेंडे 100% पूरे हो गए हैं। बीजेपी के जो एजेंडे हैं मुख्य रूप से वो पूरे हो गए। अब राम के चंदे की चोरी की राजेश की बात आती है तो धर्म परिवर्तन का मुद्दा उछाल दिया जाता है उत्तर प्रदेश। जब कोरोना के सही आंकड़े आते हैं
तो कैबिनेट के विस्तार और सब कुछ ऑल इज वेल की आंकड़े और मीडिया को बात करने की सूझ दी जाती है। हम एक ही बात कहते हैं, आपसे भी कह रहा हूं राजेश जी, अगर आपकी शादी हो गई, बच्चे होंगे, लेकिन माँ बाप तो होंगे अगर शादी नहीं होगी, क्या राजेश जी तीसरी लहर आएगी? और जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, क्या वैज्ञानिकों के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है? डॉक्टरों के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है? कल को तीसरी लहर में क्या राजेश जी के घर का कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा? मीडिया हाउस का जो आपका मालिक है उसके घर का कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा? मनोज यादव के घर का बीमार नहीं होगा? मनोज यादव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपको ये मालूम होगा, आप खुद कई बार मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं जिसमें हमने कोरोना को लेके, आंकड़ों को लेके, कोरोना में जो दिक्कतें हुई उसको लेके लगातार हमने चर्चा की है। आप खुद उस पैनल में रहे हैं, तो प्राइम न्यूज ने लगातार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और उस मुद्दे को भी जब वो हावी था तो उसको केंद्र में रख के हमने लगातार मुहिम चलाई। हम राजेश जी आपको कोट डिपेंड करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने इस पर डिबेट करी है, लेकिन सरकार क्यों नहीं आंकड़े छुपाने में कोशिश कर रही है? क्यों सरकार नहीं बताने की कोशिश करे? क्यों श्वेत पत्र नहीं जारी कर रही है? कैसे 2.5 लाख के 1,98,000 का आंकड़ा कैसे आ गया आरटीआई के तहत? तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश का विकास की बात की जाए, मैं कहता हूं बीजेपी से, और समाजवादी पार्टी दावे के साथ कहती है, आप विकास पे चुनाव करके देख लो ना। आप अपने विकास के काम 4.5 साल के दिखाओ ना। जो एक्सप्रेस वे चल नहीं पाया, एक लाइन कह दूं, जो एक्सप्रेस वे अभी शुरू नहीं हुआ, एक बारिश में उसमें 50 गड्ढे हो गए, और ऐसे गड्ढे कि उसमें गाड़ी समा जाएगी। आप सोचो ना कि किस तरह का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने किया है। संदीप, राम के मंदिर पे हो सकता है डिबेट बीजेपी कर ले, हिंदुत्व और मुस्लिम के नाम पे डिबेट कर ले, लेकिन कब्रिस्तान और शमशान पे तो आप बोल भी नहीं पाओगे। ठीक है संदीप जी, ये एक बड़ी बात यहाँ पे मनोज जी ने कही है कि जो आपने मैनिफेस्टो में दावे किए थे उसका आधा भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर कैसे आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं अगर ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो आपने कहा था वो तो आधा भी पूरा नहीं हुआ? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि यह तो विपक्ष ने अभी इतनी जल्दी ये कहना है कि आधा पूरा नहीं हुआ, तो हो सकता है इनका कोई आंतरिक ऐसा सोर्स हो जिन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली। भाई, जब तक हम अपना कंपैरिजन का जो घोषणा पत्र है वो जारी ना कर दें, तब तक ये कैसे कह सकते हैं? भाई, हमारा घोषणा पत्र है और हम आपको बताएंगे कि हमने कितना पूरा किया और कितना हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी को आज तक गुंडा वाली पार्टी किसी ने नहीं कहा। ये तो आपका खुद का मैनिफेस्टो है। विकास की बात करते हैं, विकास किसका हुआ? अंसारी बंधुओं का। विकास की बात करते हैं, आजम खां का विकास हुआ। अब विकास की बात करते हैं, अतीक अहमद का विकास हुआ। आप बताइए, आम व्यक्ति का क्या विकास हुआ? सिर्फ अपराध ही तो विकास हुआ था। अपराध के अलावा उत्तर प्रदेश में क्या था? समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देके पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं अपराधियों का अड्डा बना रखा था। आज जनता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रदेश में कि आज अपराधी माफी मांगते फिर रहे हैं, प्रदेश से भागते फिर रहे हैं। आज मुस्लिम लड़कियां भी कह रही हैं कि मुझे कॉलेज या स्कूल जाने में आज दिक्कत नहीं होती। जहां 20-20 लड़के गलियों में छेड़ने के लिए खड़े रहते थे, आज एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता। और रही बात, देखिए, विकास में जितने भी वादों की बात करिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, अखिलेश यादव जी से 100 गुना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है योगी जी की सरकार ने। आप हॉस्पिटल्स की बात करिए, कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए और आज हर जिले लेवल पर लगभग मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं। आज अगर आप एजुकेशन की बात करिए, सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट योगी जी ने किया। चाहे पुलिस की बात करिए, चाहे शिक्षकों की बात करिए या अदर मेडिकल स्टाफ की बात करिए, सपा सरकार से ज्यादा रिक्रूटमेंट योगी जी की सरकार ने किया है। तो आप विकास के नाम पे तो अखिलेश यादव दूर दूर तक नहीं टिकेंगे। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव के ऊपर कोई आरोप नहीं है। अरे, आरोप कहां से होगा? जो व्यक्ति अपने घर से बाहर किसी कार्यकर्ता के समर्थन में ही खड़ा नहीं होगा, उसके ऊपर आरोप किस चीज का होगा? अरे, योगी जी ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपराधियों के खिलाफ आवाज आम आदमी की बुलंद की है, इसलिए उनके ऊपर आप लोगों ने फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाए थे। और अगर इतने ही अगर आप स्वच्छ छवि के और विकास वाले व्यक्ति थे, आप उनके ऊपर कोई बड़ा केस लगा के और उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखा देते। हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जानते थे कि जनता आपकी ईंट से ईंट बजा देगी, और वही जनता ने किया। जनता का वोट का पावर जब आता है तो अच्छे अच्छे अपराधियों को प्रदेश से बाहर भागना पड़ता है। जनता आज भी योगी जी के साथ खड़ी है, क्योंकि उसको पता है कि योगी जी ने स्वच्छ शासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और विकास की राह पर कहीं ना कहीं प्रदेश चला है। ठीक है, मनोज यादव। देखिए, बीजेपी के साथी ने बहुत सारी बातें करी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा हूं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सरकार से, क्या जो लैपटॉप देने की घोषणा आपके मैनिफेस्टो में थी, क्या पूरी कर दी? क्या आपने? हमने तो 17.5 लाख लैपटॉप दिए। और आपने जिस बात कही कि हमने मुकदमा लगा के जेल नहीं भेजा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजनीति में 2 पार्टियों के बीच में एक स्पेस होता है और उस स्पेस को हमेशा खाली रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, लेकिन आपने उस स्पेस को मिटा दिया है। आप भी तैयार रहिएगा।
इसका जवाब माकूल दिया जाएगा समय आने पे। आप एक आजम खां की यूनिवर्सिटी की जांच करा के बिल्डिंग गिरवा सकते हो, हम आपके बीजेपी के हजारों सैकड़ों स्कूलों की जांच कराएंगे। तैयार रहना, कागज मजबूत कर लेना, उसमें आप कोई बख्शा नहीं जाएगा। उस स्पेस को आपने पाट दिया है जो स्पेस हमेशा राजनीतिक दलों के बीच में मेंटेन था। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं सीना ठोक के इस बात को टीवी चैनल पे कह रहा हूँ। भाजपा के पास सबसे ज्यादा स्कूल है, सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेज है, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। तैयार रहना। हम बात कर रहे हैं बीजेपी का टारगेट 300 प्लस का, कि उत्तर प्रदेश में 300 प्लस की जो बात की जा रही है उसको आखिर पार कैसे किया जाएगा, किन उम्मीदों के सहारे ये कहा जा रहा है, विपक्ष की क्या तैयारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप द्विवेदी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं अमनप्रीत कौर। अमनप्रीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। 2022 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पे चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा और चुनाव होगा? देखिए, पहले ऐसे होता था कि रोटी कपड़ा और मकान को हम अपनी जरूरतें समझते थे, और जब भी कोई राजनीतिक पार्टी आती थी अपने राजनीतिक व्याख्यान करने के लिए कि हमने क्या क्या किया है, अपना वो जो पत्र है वो देती थी, तो उसमें उनका यही रहता था कि हम आपके लिए ये चीजें, ये सुविधाएं जुटाएंगे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। पर अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उससे हमने एक चीज तो सीखी है कि सेहत और शिक्षा जो है वो भी हमें बहुत जरूरी है। रोटी के साथ ही, जैसे रोटी के बिना हमारा गुजारा नहीं है, ऐसे ही हमारी सेहत सुविधाएं जो हैं और शिक्षा संस्थान जो हैं उनमें भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक दल सारे ही एक तरह होते हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के, मैंने देखा है अपने बयान कर रहे थे, भाजपा वाले अपने बयान कर रहे थे। देखिए, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उनका कहना कुछ और होता है, उनका सोचना कुछ और होता है। जब वो विरोध पक्ष में हो जाती है तो उनके सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। वही चीजें जो नंबर 1 पे होती है वो नंबर 10 में से चले जाती हैं। तो यही चीजें हैं कि अगर इस बार योगी जी ने जो भी किया है इन दिनों में, तो सबसे ज्यादा अगर हम मोटी मोटी देखें तो क्या हुआ है कि भगवा कर दिया गया है यूपी को। ये लोगों की डिमांड नहीं थी, ये लोगों के लिए कुछ फायदेमंद भी नहीं हुआ। उसके बाद बड़े बड़े शहरों के नामकरण जो है, नाम चेंज कर दिए गए हैं, राम मंदिर बना दिया गया है। देखिए, पैंडेमिक में राम मंदिर की उसारी करी गई है। सब जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं, और उनको ऐसा लगता है कि जो चीजें उनको करनी है, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे वो राम मंदिर की उसारी के लिए नींव पत्थर रखना था, तो उन चीजों के लिए ये चीजें जो नारे जो लोगों के लिए वो देते थे कोरोना से निपटने के लिए, ये इनको एक दरकिनार कर दिया गया। उनके लिए इलेक्शन भी जरूरी है, उनके लिए राम मंदिर की नींव भी जरूरी है, पर लोगों का जो पेट है वो रोटी से ही भरेगा। लोगों को अगर बीमार होते हैं, उनको सेहत उनकी ठीक हो जाए, उसके लिए उनको सेहत संस्थान जो है वो अच्छे चाहिए। लोगों के पास नॉलेज हो, लोग अवेयर हो जाए हर चीज के लिए, इसके लिए उनको अच्छी शिक्षा की जरूरत है। उनको शिक्षा संस्थान जो है उनकी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो यही चीजें हैं कि ये जो लोग समझ गए हैं कि उनको अभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आना नहीं है। अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है, उससे किसी का कोई बिगाड़ नहीं हो रहा, उससे किसी का कोई फायदा भी नहीं हो रहा। तो इन चीजों को बिल्कुल एक साइड पे करना चाहिए, और जो चीजें लोगों के लिए जरूरी है, जिनका लोगों का भला हो। देखिए, 20 करोड़ से भी ज्यादा जनता है यूपी की, और उनकी अगर नजरिए को देखा जाए, उनकी अगर जरूरतों को देखा जाए, उनके लिए लॉ एंड कंट्रोल भी बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर बलात्कार की घटनाओं का जिक्र मैं करना चाहूँ तो यूपी में देखिए बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो हमें मतलब हमारी नजर में भी नहीं आती, क्योंकि ना तो उनका कोई रिकॉर्ड होता है, ना ही उनका कोई टीवी पे या किसी भी मीडिया पे उसका जिक्र होता है। आजकल देखिए, सोशल मीडिया वाले या प्राइवेट जो कुछ लोग हैं, अपने यूट्यूबर हैं, उनकी वजह से बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती है। अदरवाइज जो मीडिया है हमारा पूरी तरह से वो सत्ता पार्टी से प्रभावित होता है। आपने देखा होगा एक दिन थोड़ा सा माइक हिलने पे योगी जी इतना भड़क गए थे कि वो इतने रेपुटेड जो उनका मीडिया कर्मी था, उनकी इंटरव्यू ले रहा था, उसको उन्होंने गाली तक दे दी थी। और कभी कभी आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेट्स को, IPS IAS की, उनकी इज्जत की ऐसे धज्जियां उड़ा देती है। मतलब उनकी जो भी मतलब उनकी पोजीशन है उसका कोई ध्यान ही नहीं धरा जाता। सबसे ज्यादा यही हो जाता है कि अगर CM है तो सारी पावर्स उनके पास है। तो कहीं ना कहीं योगी जी भी मोदी जी की तरह बिल्कुल तानाशाह होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहले उनकी छवि लोगों के मन में कुछ और थी, अभी कोविड के बाद कुछ और हो गई है। तो ये चीजें अगर उनको अपनी जीत चाहिए तो उनको लोगों में अपनी जो इमेज है वो बनानी पड़ेगी, और लोगों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने कोविड कंट्रोल क्यों नहीं करा, उन्होंने पंचायती राज क्यों करवाए,
उन्होंने लोगों की हेल्थ का क्यों नहीं ख्याल करा? उनको क्यों नहीं लगा कि जब पीक पे जा रहा है कोविड-19 तो इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, लोगों के साथ सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनको जब टीकाकरण की बात आई तब भी उन्होंने, अभी तक आप देखो कि भारत में सबसे बड़ा राज्य है हमारा जो यूपी है, और अभी तक वहां पे उन्होंने जो टीकाकरण करना शुरू किया सब राज्यों में से बहुत ज्यादा कम है, उसका नंबर बहुत कम आ रहा है। और जहाँ पे हो भी रहा है वो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, वहां पे उन्होंने टीका जो वैक्सीन है इसका कोविड-19 का वो अवेलेबल ही नहीं करवाया। शिक्षा संस्थानों की बात करें तो भी यही हाल है, सेहत संस्थानों की बात करें तो भी अगर सेहत संस्थान खुले हैं तो वहां पे डॉक्टर्स नहीं है, नर्सें नहीं है। आपने देखा होगा कि जब अभी कोविड के पेशेंट के जो उनका संस्कार है उसको करने की जगह अलग थी, जो शमशान थे अलग थे, तब भी उन लोगों की, क्योंकि वो शो नहीं कर रहे थे कि ये कोविड पेशेंट है, तो सब लोगों को एक ही जगह, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए एक ही जगह सबको संस्कार करने के लिए भेजा जाता था। तो वो चीजें हैं कि लोग कहीं ना कहीं अवेयर हो गए हैं और उनको पता है कि उनकी जरूरतें क्या है। वही पार्टी आगे आएगी जो अपने चोन मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वो वायदा करेगी जो वो निभाएगी भी। उनकी कहनी और उनकी करने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव जी ने अगर बहुत अच्छे काम किए होते तो 2017 में वो हारते नहीं, लोग उनको दोबारा लेके आते। अगर उन्होंने कोई ना कोई लोगों के साथ बुरा किया था इसीलिए वो हारे और लोगों ने भाजपा को मौका दिया। और अगर भाजपा भी उसी राह पे चलेगी कि लोगों के बारे में नहीं सोचेगी तो लोग हो सकता है तीसरी किसी पार्टी को चुन लेंगे। और क्योंकि लोगों को ये लगता है चलो सबको मौका देके देखते हैं, कोई ना कोई तो हमारे लिए सोचेगा। ठीक। संदीप, ये जो हालात बने हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर को हमने देखा, उसके बाद के जो हालात है, पहले मुख्यमंत्री की छवि कुछ और थी, अब कुछ और है, क्या ये असर डाल सकता है? ये जो दूसरी लहर थी उससे किस तरीके से निपटा गया, ये एक बड़ी मुश्किल क्या पैदा हो सकती है पार्टी के लिए 2022 में? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं कोरोना पेंडेमिक भी जनता के लिए प्राथमिकताओं में है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की कंडीशन देखिए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए पिछली सरकारों का जो एक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके से अपराधियों का तुष्टीकरण रहा, कास्टिज्म की राजनीति होती रही, तो धार्मिक चीजों को बढ़ावा दिया गया, तो जनता उन चीजों से काफी हद तक परेशान रही है। आज उत्तर प्रदेश का किसान रात को 2 बजे भी अपने खेत पे घूमता है, उसको चिंता नहीं होती कि कोई अपराधी आएगा और उसको किडनैप करके ले जाएगा और फिरौती मांगेगा। वरना सपा सरकार में सब जानते किस तरीके से शाम को सूर्यास्त होने के बाद आम जनता नहीं निकल पाती थी, किस तरीके से बच्चियों के साथ घटनाएं होती थी। आज अगर देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर बलात्कार की घटनाओं की बात करिए तो राजस्थान सबसे ऊपर है, जबकि 14 करोड़ पॉपुलेशन है राजस्थान की और 24 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। फिर भी बेहतरीन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं योगी जी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के डायरेक्शन आए और जिस तरीके से एक हमारा टारगेट रखा गया है कि जनता के बीच में जाके हमें बताना है कि पिछली सरकारों में इस सरकार में क्या अंतर रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीएसपी की भी सरकार देखी है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार भी देखी है, अखिलेश को भी एज ए सीएम के तौर पर देख लिया, और कहीं ना कहीं योगी जी की भी सरकार देखी है। और योगी जी से के काम से अब जनता के बीच में जाके पूछेंगे तो कहीं ना कहीं 80% से ज्यादा जनता योगी जी के काम से सहमत है। अब रही बात नाराजगी की, तो कुछ लोग तो नाराज रहेंगे भाई। जो लोग आजम खां के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठ सकते हैं तो वो तो कभी भी योगी जी से खुश नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपराधी पे कहीं ना कहीं उसकी आपराधिक गतिविधियों के लिए कार्रवाई की गई है। अब उसका आपको समर्थन करना है, अंसारी बंधुओं का समर्थन करना है, तो मुझे लगता है कि फिर आप उम्मीद करें कि एक आम वोटर आपको वोट देगा, तो ये हास्यास्पद है और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज भी मौका है। अखिलेश यादव जी जितना आजम खां के लिए परेशान होते हैं, जितना अंसारी बंधुओं के लिए परेशान होते हैं, जितना अतीक अहमद के लिए परेशान होते हैं, उतना ही अगर आम जनता के लिए ट्विटर से निकल के उनके दरवाजे तक पहुंच गए होते तो आज इतना बैकफुट पे नहीं होते अखिलेश यादव जी की सरकार। और आज अखिलेश यादव जी की पार्टी क्यों बैकफुट पे है? खुल के अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम गिन गिन के बदला लेंगे, इनके प्रवक्ता कहते हैं कि हम गिन गिन के बदला लेंगे। याद रखिए, गंजे के सिर नाखून कभी नहीं आते। जिस तरीके से आप कहते हैं ना गिन गिन के बदला लेंगे, यही आपका नारा अगर आपको ना अंधकार में धकेल दे तो कहना आप जनता से बदला लेंगे। अरे भले ही आज वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं वोटर होता है, वो आज भाजपा का होता है, कल सपा का होता है, परसों बसपा का होता है, आप उससे बदला लेंगे। अरे बदला ले लेना जनता आपको छोड़ेगी तब ना। आप पहले पारिवारिक बदले निपटा लीजिए, पार्टी और प्रदेश के बारे में बाद में सोचिएगा। मनोज यादव, आप मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, नहीं राजेश जी, मैं देख रहा था काफी विचलित हो गए बीजेपी के हमारे द्विवेदी जी। हमें आप अंसारी बंधु पे ही क्यों जोड़ देते हो? हम तो उत्तर प्रदेश के 186 से ज्यादा जो ब्राह्मणों की हत्या है उसके लिए भी चिंतित हैं। हमने उसके लिए भी वादा किया है
हम योगी आदित्यनाथ उनके लिए आप 186 से ज्यादा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं द्विवेदी जी, आपको शायद आंकड़ा नहीं मालूम है, मैं अपने जीवन काल में कभी उत्तर प्रदेश में इतने ब्राह्मणों की हत्याओं के आंकड़े को मैंने न सुना, न जाना और न आंखों से देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है अपराधी हो, ब्राह्मण ही अपराधी रहे हो, लेकिन सिर्फ दूसरी क्षत्रिय समाज के अपराधी क्यों नहीं मारे जाते हैं, ये बात भी तो जनता जानना चाहती है ना। तो अन्य जाति के लोग मारे जाते हैं लेकिन क्षत्रिय जाति का कोई नहीं मारा जाता है। इससे आती है बदबू, और जानते हो काहे की बदबू की? ठाकुरवाद की। और इसीलिए हम कह रहे हैं हम बदला तो सबका लेंगे, और बदला इसलिए भी सत्ता में रह के लेना चाहिए। मैंने कहा एक विश्वविद्यालय जो शिक्षा के लिए बना था, वहां आरएसएस की मीटिंग तो होती नहीं थी जिसमें राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पढ़ाया जाता है, वो तो स्कूल है ना। लेकिन आपने क्या कहा? वो कहा आपने स्कूल गलत, जो कैबिनेट के फैसलों को गलत कहा है। तो हमने तो कहा बीजेपी के नेता जो इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज बनाए, आप कार्यकर्ताओं पे छोड़ डरते हो क्या कहने से? या बीजेपी के नेताओं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ? कहो ना कि हमारे कागज मजबूत है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमारे जो स्कूल बने वो जायज बने हैं, नाजायज कुछ है ही नहीं है, ऐसा आपको बोलना चाहिए था। लेकिन आप पता कैसे विद्वान हैं जो आप इस तरह की बात ही नहीं करते। इसमें जाना चाहता, लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात फिर कहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो जो मौजूदा सरकार है वो दलितों और पिछड़ों के जो वादे थे उन वादों को पूरा किया है क्या? वोट तो हमारे गांव में कहावत है, झौआ भर ले लिया, एक झौआई भर वोट ले लिया, पूरा वोट आपने ले लिया। तभी तो आपकी 325 सीटें। उनके लिए क्या किया? आपके मैनिफेस्टो को पढ़ रहा हूं, मुंह जबानी मुझे रटा हुआ है। आपने दलितों के बच्चों के लिए कहा था अम्बेडकर के नाम से स्कॉलरशिप लाएंगे और उनको मुफ्त शिक्षा, हायर एजुकेशन मुफ्त देंगे। कहाँ है आपका स्कॉलरशिप? किसी भी दलित को नहीं मिला। आपने कहा था दलितों के बच्चों तक कि 12वीं तक का दलित और गरीब का बच्चा जो है उसको मुफ्त शिक्षा देंगे, ड्रेस देंगे, कापी किताब देंगे, उसको स्कूल की फीस नहीं देनी। किस स्कूल में मुफ्त शिक्षा दलितों और पिछड़ों के बच्चे बताइए ना आप। आपने कहा था भर्तियां करेंगे निष्पक्ष, 1000 से ज्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण आप खा गए। किसको भर्ती कर लिया? एक विशेष जाति को। कूट वाला तो आंकड़ा आपको मालूम है विश्वविद्यालय का क्या हुआ? 13 में से, द्विवेदी जी आप कहीं नहीं हो उसमें, जो 13 में से 11 योगी जी की जाति के लोग। आप क्यों खामोश हो? आपको अपनी सरकार से सवाल पूछना, हम लोग पूछते थे अपने मुख्यमंत्री से, तो क्या कर रहे हो? इस समाज को क्यों नहीं नेतृत्व दे पाए आप? ये हमारे सवाल हमारे मुख्यमंत्री से रहते थे। आप लोग ये बातें कहते हो, आप लोग पूछते, अरे आप ही के द्विवेदी जी के भाई को गरीब ब्राह्मण की नौकरी दे दी गई, वो स्वयं भाग गए इस्तीफा देके। क्या कार्रवाई किसी पे आप कर पाए क्या? बहुत अन्याय किया उत्तर प्रदेश में आपने, उस अन्याय का बदला जनता लेने जा रही है। हाँ, ये हम जरूर कह रहे हैं कि अगर हमारा काम रहा होगा, राजनीतिक विश्लेषण पहुंचाने का है कि, और बीजेपी ने भी आरोप लगाया, अगर हमारे काम में दम रहा होगा, हमने बहलाया फुसलाया नहीं था, हमने शमशान और कब्रिस्तान पे वोट नहीं मांगा था, हमने हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं मांगा था, हमने अपने डेवलपमेंट पे मांगा था। निश्चित बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध हमारी सरकार में नहीं हुआ, अपराध हर सरकार में होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। अगर हमारे साथ और दम होगा तो 2022 में समाजवादियों की सत्ता आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ये बात मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, जो काम किया है 17.5 लाख से ज्यादा पूरे विश्व में किसी देश ने इतने लैपटॉप नहीं बांटे। किसको लैपटॉप गए? इसी प्रदेश के बच्चों को गए। ये भी आपको भी कुछ खानदान में रिश्तेदार को मिला होगा, बच्चा जब इंटर पास किया होगा। आप किस सरकार को दोषी ठहरा रहे हो? राजनीतिक आपकी हो सकती है, आपका मजबूरी हो आपको कहना, कभी किसी सरकार के डेवलपमेंट को नहीं करता। मैं तो इकलौता वो व्यक्ति हूँ आपकी भी सरकार के काम की तारीफ करूंगा, लेकिन कौन सा काम बताओ ना आप मुझको कि हमारी सरकार ने ये काम किया। संदीप द्विवेदी आप बताएं, एक के बाद एक लंबी फहरिस्त मनोज जी ने खड़ी कर दी, संदीप जवाब देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि या तो मनोज जी जानबूझ के मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं या मुद्दों पे आना नहीं चाह रहे हैं। आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, चाहे दलित बच्चे हों, चाहे ओबीसी बच्चे हों, चाहे मुस्लिम बच्चे हों, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हर व्यक्ति को स्कॉलरशिप दी गई है और आपकी सरकारों से कई गुना ज्यादा दी गई है। आप
आप एक लैपटॉप का झुंझुना पकड़े रहते हैं। अरे आपने लैपटॉप तो दिया, क्या उन छात्रों को लैपटॉप चलाने के काबिल बनाया? आज सरकार स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में उन बच्चों को लैपटॉप भी दे रही है और उनको चलाने के काबिल भी बना रही है। और आप ब्राह्मण चिल्लाते हैं। अरे आपके नेता तो खुल के कहते थे कि हमारी सरकार में कोई ब्राह्मणों की मदद नहीं करेगा। उस ब्राह्मण से उम्मीद करते हैं जिसका सबसे ज्यादा शोषण आपकी सरकारों में हुआ, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार आपकी सरकारों में हुए, जो सबसे ज्यादा आपकी सरकारों में पीड़ित रहा, उससे आप उम्मीद करते हैं। अरे आप बता दीजिए कितने आपने ब्राह्मण जिला पंचायत में प्रत्याशी बना दिए थे, कितने आपने ब्राह्मण सांसद बना दिए, कितने आपने विधायक बना दिए ब्राह्मण। और तो और आप मुस्लिम की बात करते हैं, खुल के आपने विधानसभा इलेक्शन में कहा था मुस्लिम सिर्फ हमें वोट दे। आप बता दीजिए 18% आरक्षण की बात करते हैं मुस्लिम के लिए, 4 बार कुर्सी पे बैठने के बाद क्या मुस्लिमों को 18% आरक्षण दे दिया? हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हम वादे लेके आए थे उनमें अधिकांश हमने कंप्लीट किए हैं, और जो नहीं किए हैं उनका भी हम आपको कंप्लीटेड स्टेटमेंट देके जाएंगे। और जनता के बीच में विकास के ही नाम पे जाएंगे, हम गुंडागर्दी के नाम पे नहीं जाएंगे, हम अपराधियों को बचाने के नाम पे नहीं जाएंगे। इतना ब्राह्मण करते हैं। अखिलेश यादव कितने दिन धरना प्रदर्शन में बैठ गए? आजम खां के लिए तो ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन हो गया था, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक ब्राह्मण के लिए, एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के लिए कभी आप धरना प्रदर्शन पर? अरे आप अभी जो एक घटना हुई थी जिसमें एक मुस्लिम बच्ची, एक यादव की बच्ची को मार दिया गया था मुस्लिम समुदाय के लड़के के द्वारा, अरे उसी के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते। कम से कम आप यादवों के ही ठेकेदार बन जाते। कृष्ण का अवतार लेके आए हैं, लेकिन मथुरा में जो कब्जा किए बैठे हैं उनकी बात नहीं करेंगे कि जन्मभूमि पे जो कब्जा किए बैठे हैं उनको वहां से भगाना चाहिए। अरे कब तक इस तरह की राजनीति करते रहोगे? इसीलिए प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाती है, और आप ये गुमान ही लिए बैठे रहना कि हम सरकार में आएंगे, हम बदला लेंगे। बदला तो जनता लेगी आपसे। इस तरीके से आप तुष्टीकरण और अपराधियों को बढ़ाने की राजनीति करते रहे हैं। देखिए, वो हमारे साथी सत्ता और प्रचंड बहुमत डबल इंजन की सरकार के बाद भी अभी भी विपक्ष के मोड में है। आपकी जवाबदेही जनता ने तय की है। सवाल पूछने का अधिकार आपको थोड़ी नहीं है, आपको जवाब देने हैं। हम कह रहे हैं, आप हम पे आरोप लगा सकते हो, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा सकते हो, आप हमें गुंडा बनाने का आरोप लगा सकते हो, लेकिन इन आरोप लगाने से आप अपने सवालों से, अपने जवाबदेही से नहीं बच पाएंगे। आपको जवाब तो जनता को देना होगा कि आपकी सरकार ने काम क्या किया है। अगर हमारे कामों का फीता काट के आप अपना काम गिनाना चाहोगे तो आज की जनता आधुनिक युग में आ गई है, सबके पास मोबाइल आ गया है ना, तो सब बता देंगे कि किसका कौन सा कैसे किस तरह का काम किया गया है किस सरकार के द्वारा। आज आपकी सरकार अपने मैनिफेस्टो को पूरा नहीं कर पाती, अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाती, और इस तरह भ्रष्टाचार में पूरी से, अब तो राम मंदिर पर भी भ्रष्टाचार का खरीद में बातें आ रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, साधु संत भी कह रहे हैं। मुद्दे बहुत है राजेश जी, लेकिन मुद्दों का सवाल नहीं है। दो बातें हैं, से जो लोग अनाथ हुए हैं, यमुना में जिनका परिवार उजड़ गया है, इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ तात्कालिक रूप से उनको तमाम सारी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। सरकार नहीं करा रही है। कह रहे 3 टीचर मरे हैं। अभी हमारी राजनीतिक विश्लेषण महोदया ने कहा टीचरों के बारे में, 3 टीचर सरकार के आंकड़ों के हिसाब से मरी है, और टीचर कह रहे हैं कि 1621 मरे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपके शिक्षा मंत्री एक्सेप्ट नहीं करते, आप सिर्फ झूठ बोलते हो। यही उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। सत्ता आपको भी मिलनी चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। क्यों? क्योंकि आप भी एक राजनीतिक दल हो, लेकिन सत्ता मिलने के बाद आपने जिस तरह, अरे हम तो बुरे लोग हैं, हमको आप गुंडा कहते हो, हम बुरे लोग, हम मान लेते हैं बुरे। आप तो पढ़े लिखे लोग थे ना, आप लोग तो समझदार लोग थे। आपने क्या परिवर्तन किया? आपने क्यों सर समाज की सहमति को नहीं समझा? आप सिर्फ 13 में से 11 ठाकुर क्यों भर्ती करते हो, फिर उस पर कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो? ये बात भी तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा ना। अमनप्रीत जी, ऐसी में से यादव कहाँ है वो डाटा? अब तो आयोग आपके पास नाम सामने लेके आओ ना नाम, और उन 56 यादवों को सस्पेंड करो। अगर आपकी हैसियत है तो नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि झूठ है, सिर्फ झूठ है, प्रपंच है। ठीक है मनोज यादव, जिनको सस्पेंड कर दिया जाए तत्काल। अगर वो सपा की सरकार में 86 में से 56 यादव बना दिए गए, मैं कह रहा हूँ सस्पेंड करो। क्या आपने राजनीति सुना कि वो लिस्ट बीजेपी ने प्रस्तुत की? आज आयोग में नहीं थे, एक तब सरकार में, आज तो थे। सस्पेंड किया आपने? नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि वो झूठ था। हम कह रहे हैं 13 में से 11 ठाकुर हुए हैं, उससे आपको कार्रवाई करनी चाहिए। 20 जाति के लोग कैसे
ठीक है अमनप्रीत जी, आप ये बताएं कि इस बार 2022 का और 17 का हम देखें तो 17 से बिल्कुल अलग होगा 2022 का चुनाव। तो क्या इस बार, चूंकि कई हमने देखा कि कई विधायकों ने, मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी तक लिखी थी, कुछ लोगों की नाराजगी भी सामने आई थी, इस बार विपक्ष के साथ साथ अपने भी कुछ लोग बड़ी चुनौती बन सकते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए 2022 में? जी बिल्कुल। पहले तो सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो केशव प्रसाद मौर्य बन रहे थे, जिनके साथ कल जो लंच हुआ है उसके बाद लगता है थोड़ा सा उनका जो प्यार मोहब्बत है बढ़ गया है, और वो शायद वो जितना विरोध पहले करते थे अब वो उतना नहीं करेंगे। उसके बाद क्योंकि कृष्ण गोपाल भी उस मीटिंग में थे और अरविंद शर्मा जी भी आए हुए थे, आपने यहाँ पे नोटिस किया हो राजेश जी, तो पिछले 15-20 दिन में जब से ये लोग इतना इनको लगा है कि इनकी पार्टी के जो लोग हैं वो सीएम योगी का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भाजपा वालों को भी कंप्लेंट करी है कि योगी जी उनकी बात कुछ मानते नहीं है, वो जो भी है अपनी मर्जी से करते हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपनी टीम को साथ ही लेके चलना पड़ता है। अगर सीएम अपने विधायकों की बात नहीं मानेगा तो उनको ग्राउंड पे तो खुद जाना नहीं होता। जो अपने एरिया से जीत के आता है देखो, वो अपने लोगों के साथ एक प्रॉमिस करके आता है कि वो अपने क्षेत्र के लिए ये काम करेगा, वो काम करेगा। अगर सीएम उनकी सुनेगा नहीं, सीएम अपनी मर्जी करेगा, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के सामने झूठा पड़ जाते हैं। तो वो विधायकों की यही प्रॉब्लम है, वो मिनिस्टर्स की यही कंप्लेंट थी कि वो अगली बार जब लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या बोलेंगे उनको कि हमें वोट दो, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपने पहले वादे पूरे नहीं करे। और अगर राम राज की दुहाई देती है हमारी जो योगी सरकार है, तो वो राम जो जन्मभूमि की जो भूमि है उसी के नाम में देखो कितना बड़ा घोटाला सामने आ गया है। तो वो चीजें सब लोगों को उनके सामने आती हैं, चाहे कहीं ना कहीं योगी सरकार उनको दबाने की कोशिश करती है, पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये चीजें लोगों के तक भी आ जाती हैं। और जो लड़ाइयां इनकी अंदर अंदर पार्टी के अंदर हो रही हैं, उनके लिए जो कंप्लेंटिंग करी जा रही है, उनको जो सॉर्ट आउट करने के लिए जो मीटिंग्स करी जा रही है, कभी योगी जी पीएम मोदी को मिलने आ रहे हैं, कभी अमित शाह को, कभी वो अपनी राज्यपाल को मिलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस करा होगा, जब पहले कोविड में बिल्कुल भी सीएम योगी बाहर नहीं निकलते थे, और अब ये जो इनकी हलचल बढ़ी है, तो उन्होंने कोविड पेशेंट के सामने जाके, जहाँ पे एडमिट होते हैं कोविड पेशेंट, वहां जाके भी ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं योगी जी को भी ये लगा था कि मेरा जो है वो बदलना दिया जाए कहीं ना कहीं। और मुझे अभी जो 2022 का इलेक्शन है उसमें अगर सीएम फेस नहीं बनाया गया तो इसके लिए उनकी गतिविधियां भी थोड़ी सी तेज हुई हैं। उन्होंने लोगों के बीच में जाना शुरू करा है, जो भी लोगों की प्रॉब्लम है वो सुननी शुरू करी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो स्टार प्रचारक के तौर पर वेस्ट बंगाल में गए थे, तो वेस्ट बंगाल के लोगों ने उनको बहुत झाड़ा था। उन्होंने ये बोला था कि आपसे अपना यूपी तो संभाला नहीं जा रहा, आप यहाँ पे आए हो। तो वहां पे इनको जो इतनी करारी हार मिली है, उससे बीजेपी जो है बिल्कुल बैकफुट पे आ गई है। और 2022 की इलेक्शन के लिए इनको जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और वो अब ये 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। जैसे इन्होंने नारा दिया है मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो इन्होंने ग्राउंड लेवल से दोबारा काम करना शुरू करा है, जिला अध्यक्षों को ड्यूटी सौंपी है और लोगों के बीच में जाना शुरू करा है, ताकि कहीं ना कहीं जो पहले वाली इनकी इमेज थी उसको बरकरार किया जाए। संदीप, चूंकि आपने अभी कई उपलब्धियां गिनवाई कि सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 5 साल में तो ऐसा है नहीं कि जो कहा वो सब कुछ हो गया हो। अगर अगला टर्म आपको मिलता है, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि 2022 में भी हम आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, तो क्या चुनौतियां आगे रहने वाली हैं जिससे पार पाना होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर कहीं ना कहीं सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। बड़ा प्रदेश है, और अगर आप देखिए तो टोटल विश्व के जो कंट्री हैं उनको भी अगर आप उठा लीजिए तो 10वें नंबर पे अकेले यूपी आ जाता है। तो बड़े प्रदेश की समस्या आप इतने आसानी से नहीं खत्म कर सकते। और रही बात मैनिफेस्टो की, देखिए जब मैनिफेस्टो लेके आती है कोई भी पार्टी, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सब कुछ 5 साल में कंप्लीट करेगी। बहुत सी स्कीम ऐसी होती हैं जो 7 साल 10 साल भी जाती हैं, उनका सबका एक टाइमलाइन दिया होता है, वो हमेशा पार्टी देती है और कहीं ना कहीं स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन पे ही सरकार क्लियर कर देती है। अब मोदी जी ने 2016 में जिनका इनॉग्रेशन स्कीम्स का किया था, उनका अगर टारगेट 2022 का दिया था तो उसका मतलब ये नहीं था कि 2019 में वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत काम किया है और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सरकार योगी जी ने चलाई और जनता उनसे बहुत खुश है। और जिन लोगों को ये लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी के बीच में कुछ अनबन चल रही है, तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और उन्हें सोचना चाहिए कि ना आज तक योगी जी ने कोई एक बयान दिया, ना केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया, ना किसी तरह का उन लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस दिखा, फिर भी अफवाहें और मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं। तो उन्हें मुबारक हो जो अपने परिवार के लोगों को नहीं मना पाए तो वो पार्टी का संभालेंगे। हमारे यहाँ एक स्वयंसेवक की तरह सब काम करते हैं। मनोज यादव, आखिरी टिप्पणी आपकी, वक्त की कमी है बहुत शॉर्ट में सर।
मैं सिर्फ अब चूंकि टिप्पणी करने की बात कही, लेकिन सवाल मेरा है अधूरा रह जाएगा, जवाब चाहूंगा। सर जब वक्त भी की डिबेट कमी है, में आप जानते हैं टेलीविजन की थोड़ी मजबूरियां, तो आप शॉर्ट में अपनी बात रखें। 2022 में आपके लिए क्या, अपने समाजवादी पार्टी के लिए उम्मीद है? नहीं, समाजवादी पार्टी 2022 में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के लगभग जो छोटे राजनीतिक दल है सबसे हमारी बात हो गई है, सबको हिस्सेदारी मिलेगी और जो लोगों के अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन नहीं होगा। यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप और अमनप्रीत और मनोज जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। तो 2022 में क्या होगा, अभी हर दल अपने अपने दावे कर रहा है। देखना यह होगा जनता किसके साथ जाएगी, क्योंकि आखिरी फैसला जनता का होगा और देखना यह होगा कि चुनाव में जनता किसके साथ जाएगी और किसके खिलाफ जाएगी।